नमस्कार मित्रों, हम जानते हैं कि ग्रुप डी की परीक्षा संचालित हो रही है। कुछ जून का पेपर हो चुका है, कुछ में होने वाला है। तो जो पेपर हो चुके हैं उनमें हम सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करेंगे पेपर का कि किस सब्जेक्ट से किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। सारे पेपर इकट्ठा कर लिए गए, उनका एनालिसिस सब्जेक्ट वाइज बना लिया गया है। तो जानते हैं आज तक जो हुआ है उसमें हम देखेंगे कि सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करके कि कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। तो हम भारत के संविधान और राज्य व्यवस्था की चर्चा करेंगे। राज्य व्यवस्था और संविधान पे जो प्रश्न अब तक के शिफ्ट में पूछे जा चुके हैं उनका एक कलेक्शन किया गया है और यहीं से कुछ संभावना बनेगी कि आने वाले जो आरआरबी के एग्ज़ाम हैं, ग्रुप डी के एग्ज़ाम हैं, उनमें यहाँ से प्रश्न आ भी सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, हम ध्यान देंगे। संविधान और राज्य व्यवस्था में जो प्रश्न आए हैं, अभी आपके सामने 50 क्वेश्चन का कलेक्शन दिखाया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। देखिए हेडिंग है कि संविधान एवं राज्य व्यवस्था पर आधारित प्रश्न। ये कहाँ किस एग्ज़ाम की बात हो रही है? जो ग्रुप डी का पेपर चल रहा है रेलवे का, उसमें जो आया हुआ है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। रेलवे ग्रुप डी के पेपर की चर्चा कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य। तो ये लगभग सबको पता है कि राजस्थान। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जे.एल. नेहरू ने इसे शुरू किया था। दूसरा राज्य बना था आंध्र प्रदेश। दूसरा राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। और जानते हैं पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा दी गई और इसे भाग 9 11वीं अनुसूची में रखा गया और इसमें 29 विषय शामिल हैं। कितने विषय शामिल हैं मित्रों? 29 विषय शामिल हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ा गया। भाग 9 है, 11वीं अनुसूची है। टोटल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। ठीक है ना। और जानते हैं पूरे देश में 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, इसीलिए इसे 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। कैसे मनाते हैं? पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। पंचायती राज को संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक स्थान दिया गया है। पंचायती राज को अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक स्थान दिया गया है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि आपातकाल का कौन सा अनुच्छेद नहीं है? तो देखिए आपातकाल, तो इसमें विकल्प दिया है 352, 356, 358 और 360। तो मित्रों हमें ध्यान देना है। 352 राष्ट्रीय आपातकाल के लिए है। किसके लिए है? राष्ट्रीय आपातकाल के लिए है। 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन के लिए है। 360 वित्तीय आपातकाल के लिए। किसके लिए है? वित्तीय आपातकाल के लिए है। तो इसमें 358 जो है वो वित्तीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद नहीं है। ठीक है मित्रों। अब यहाँ ध्यान देंगे कि आपातकाल हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो जर्मनी के वीमर संविधान से लिया है। कहाँ से लिया है? जर्मनी के वीमर संविधान से लिया है। ठीक है ना। कितने प्रकार से आपातकाल लगता है? 3 प्रकार से। कैसे? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। पहले लगता था युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति के आधार पर, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा आंतरिक अशांति को हटा दिया गया। उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को शामिल किया गया। तो ये 3 प्रकार से लगता है और 3 बार लग चुका है। 3 बार कब लगा? 1962 जब चीन ने हमला किया, 1965 जब पाकिस्तान ने हमला किया, और फिर 1971 जब पाकिस्तान ने हमला किया, और 1975 जब इंदिरा गांधी सरकार ने आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया था। पहली बार 6 माह के लिए लगता है, उसके बाद 6-6 माह के अंतराल पर बढ़ाया जा सकता है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि आपातकाल पूरे भारत पे भी लग सकता है, भारत के किसी पर्टिकुलर क्षेत्र पे भी लग सकता है। क्षेत्र का कोई नियम नहीं है। ठीक है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे। लोकपाल या आम्बुड्समैन की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति। 2013 में अधिनियम लाया गया और 2014 से भारत में लोकपाल की नियुक्ति शुरू हुई। पहली बार लोकपाल का सुझाव जानते हैं किसने दिया था? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। किसने? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। जो
1966 में बना था। इसने कहा था कि भारत में लोकपाल की नियुक्ति होनी चाहिए। जो लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त होते हैं उनका कार्यकाल या तो 5 वर्ष का होता है, नहीं तो 70 वर्ष। कहने का मतलब क्या है, या तो कार्यकाल 5 वर्ष हो जाए, नहीं तो आयु 70 वर्ष हो जाए। ये करते क्या है, भ्रष्टाचार की जांच। लोकपाल को अंग्रेजी में आम्बुड्समैन कहा जाता है। आम्बुड्समैन को लागू करने वाला पहला देश स्वीडन 1809। जिस तरह से केंद्र में लोकपाल होता है उसी तरह से राज्यों में क्या होता है मित्रों, ध्यान दीजिएगा, राज्यों में क्या होता है, लोकायुक्त होता है। राज्यों में क्या होता है मित्रों, लोकायुक्त होता है। लोकायुक्त का गठन करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र था 1971 में। पहला राज्य कौन सा था, महाराष्ट्र। कब जारी किया गया, कब लागू किया गया, 1971 में लागू किया गया। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। आईपीसी की धारा 304 भी ये दहेज हत्या से संबंधित है, ठीक है ना, दहेज हत्या से संबंधित है। तो इसमें प्रश्न ऐसे नहीं था। विवाह के 7 वर्ष तक दहेज उत्पीड़न लगता है। दहेज उत्पीड़न कहाँ तक लगता है मित्रों, 7 वर्ष तक। कब तक, विवाह के 7 वर्ष तक लगता है। दहेज उत्पीड़न कब तक लगता है, विवाह के 7 वर्ष तक। ये पूछा गया था। अनुच्छेद 279 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 279 जीएसटी परिषद के गठन से संबंधित है। और जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, 101वां संविधान संशोधन 2016। और जीएसटी आरोपित करने वाला पहला देश फ्रांस बना। और भारत में जीएसटी पहली बार कब लगा, 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को लगा। जीएसटी कब लगा भारत में, 1 जुलाई 2017 को। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि अनुच्छेद 51A का संबंध किससे है। तो देखिए, किसी संविधान के किसी अनुच्छेद में अगर ABCD लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये मूल संविधान में नहीं था, किसी न किसी संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। तो जानते हैं 51A क्या है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। और भाग 4A में है, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए, रूस से। कब शामिल किए गए, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। किस समिति की रिपोर्ट पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर। यह भी प्रश्न आ चुका है इस वर्ष ग्रुप डी की परीक्षा में, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर। शुरू में कितने थे, 10 थे। वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। 11वां मूल कर्तव्य जो होता है, 11वां मूल कर्तव्य क्या होता है मित्रों, तो ये शिक्षा से संबंधित है। 11वां मूल कर्तव्य किससे संबंधित है, शिक्षा से। ये 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया, ठीक है ना। यही है मूल कर्तव्य। क्या मूल कर्तव्यों को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते, कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है मित्रों। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान में राजकीय भाषाएं कितनी, तो जानते हैं 8वीं अनुसूची में भाषाओं को स्थान दिया गया है। शुरू में 14 भाषाएं थी। शुरू में कितनी भाषाएं थी, 14। सिंधी जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा। फिर एक बार संशोधन हुआ, 3 भाषाएं और जुड़ी, तो क्या हो गया, 14 1 15 3 18, 71वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है ना। फिर देखिए, और उसके बाद से 4 भाषाएं और जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा। इसमें क्या हो गया, अब आपके वहाँ कितनी अनुसूचित भाषाएं हो गई हैं, तो कितनी अनुसूचित भाषाएं हैं, तो 22। कितनी अनुसूचित भाषाएं हैं, 22। इनमें एक चीज़ नोटिस रखेंगे कि राजस्थानी और अंग्रेजी नहीं है। कौन सी भाषाएं शामिल नहीं हैं, राजस्थानी और अंग्रेजी नहीं है। इसमें पूछ देता है कि कौन सी भाषा का पहला स्थान है, तो असमिया का। कौन सी भाषा का पहला स्थान है, असमिया का। तो इसमें ये नहीं है कि असमिया को कोई वेटेज दिया गया है, जैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा गया है। अल्फ़ाबेटिकल में असमिया पहले पढ़ता है तो पहले लिख दिया गया है। कौन सी ऐसी भाषाएं हैं 22 भाषाओं में जो भारत में कहीं नहीं बोली जाती। 22 भाषाओं में कौन सी ऐसी भाषाएं हैं जो कहीं नहीं बोली जाती, तो ध्यान रखते हैं सिंधी और संस्कृत ऐसी भाषाएं हैं जो कहीं कॉमन यूज में नहीं आती। कौन कौन सी, सिंधी और संस्कृत। चलिए मित्रों, अब कह रहा है कि कोपरा एक्ट में कोपरा क्या है, तो क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये कब लाया गया था? 1986। देखते नहीं है कंपनियां गलत सामान दे देती हैं तो हम क्या करते हैं, कंज्यूमर फोरम में जाते हैं। तो एक्ट कब है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? 1986 में लाया गया। और इसी समय एक और इम्पॉर्टेंट कानून लाया गया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वो भी किस वर्ष लाया गया था? 1986 में लाया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? 1986 में लाया गया था। चलिए मित्रों, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में भाषाओं का क्रम क्या है? यानी सबसे अधिक लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी। उसके बाद से दूसरा स्थान आता है बांग्ला का, तीसरा आता है मराठी का, ठीक है ना। हिंदी का विश्व में देखिएगा तीसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? मंदारिन का है। पहला स्थान किसका है मित्रों? मंदारिन का। और बांग्ला का विश्व में 7वां स्थान है। यह ग्रुप डी में पूछा गया इसी साल की, बांग्ला का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां है। और हिंदी का तीसरा है। और पहला स्थान किसका है? मंदारिन का, जो किसी देश की भाषा है? तो चीन की भाषाओं का समूह है। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पिंक फोर्स की शुरुआत गोवा पुलिस द्वारा दिसंबर 2021 में किया गया। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए। पिंक लिखा है तो कन्फर्म है, पिंक बूथ कहेगा तो महिलाओं के लिए होगा, पिंक टॉयलेट कहेगा तो महिलाओं के लिए होगा। तो अगर पिंक पुलिस कह रहा है तो क्या हो जाएगा? पिंक फोर्स कह रहा है मित्रों, तो हमेशा ध्यान रखना है कि महिलाएं इससे संबंधित होंगी। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए क्या बनाया गया? पिंक फोर्स। क्या बनाया गया? पिंक फोर्स, ठीक है ना मित्रों। अगला देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, पंचायती राज में महिला आरक्षण कितना है? तो ये देखिए मिनिमम होता है कितना, न्यूनतम कितना होता है मित्रों? तो 33%। न्यूनतम कितना है? 33%। और अधिकतम कितना हो सकता है? 50%। न्यूनतम कितना? 33%। अधिकतम कितना? 50%। 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा बना? बिहार। 50% आरक्षण देने वाला महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में कौन सा राज्य है? बिहार है, पहला राज्य। वर्तमान में 22 राज्य ऐसा कर चुके हैं। कितने राज्य? 22 राज्यों में महिला आरक्षण कितना है? 50% से ज़्यादा है। यूपी नहीं है, ध्यान रखिएगा, यूपी में अभी कितना है? 33% है। 73वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ? 1993। और 24 अप्रैल 1993 से पूरे भारत में लागू है। इसीलिए हम लोग 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं मित्रों? पंचायती राज दिवस। क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस। क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस। श्रम योगी मानधन योजना क्या है? तो रेहड़ी या ठेला वालों को पेंशन देने से संबंधित है, ठीक है ना। इनको क्या दिया जाएगा? रेहड़ी और ठेला वालों को पैसा दिया जाएगा। ये कौन सी योजना है? श्रम योगी मानधन योजना। कौन सी योजना है? श्रम योगी मानधन योजना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मतदान का प्रावधान किस प्रकार है? तो देखिए अनुच्छेद 326 में कह रहा है कि वयस्क मतदान की शुरुआत मतलब व्यवस्था की गई है। किसकी? वयस्क मतदान की। मूल संविधान में ध्यान रखेंगे कि मतदान की उम्र कितनी थी? 21 वर्ष थी। लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा एक घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। तो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति मतदान कर सकता है। व्यवस्था अनुच्छेद 326 में है। यानी ये किस प्रकार का प्रावधान हो गया? संवैधानिक। संवैधानिक का मतलब क्या होता है? जिसका अनुच्छेद दिया हो। एकदम सामान्य भाषा में समझिएगा, संवैधानिक का मतलब है कि जिसका अनुच्छेद दिया हो। तो इसका अनुच्छेद 326 है, तो ये संवैधानिक प्रावधान है। लेकिन यही देखिएगा एक बड़ा विवादित प्रश्न है, बहुत ही विवादित है। मतदान का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संवैधानिक है कि सांविधिक है? तो देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा थी, उसमें आयोग ने माना था कि संवैधानिक अधिकार है। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया कि सांविधिक अधिकार है। अंग्रेजी में ध्यान रखिएगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, क्या है? स्टैच्यूअरी है। क्या है? स्टैच्यूअरी राइट है। कैसा है? स्टैच्यूअरी है। तो ध्यान रखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, क्या है? स्टैच्यूअरी है, संवैधानिक नहीं है। देखिए मतदान की व्यवस्था 326 है, लेकिन मतदान का अधिकार संवैधानिक अधिकार नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार नहीं है। एक ऐसा है स्टैच्यूअरी या सांविधिक अधिकार है। स्टैच्यूअरी या
सांविधिक अधिकार, अंग्रेजी में याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। मतदान का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, स्टैच्यूरी है। ये आदेश किसने दिया है? सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न पूछा गया है, संविधान का अंगीकरण कब हुआ? तो देखिए, संविधान का अंगीकरण 26 नवंबर 1949 को हुआ। इसीलिए हम राष्ट्रीय विधि दिवस मनाते हैं। इसीलिए हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विधि दिवस मनाते हैं 26 तारीख को। 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विधि दिवस। और इसी दिन क्या हुआ था? 15 अनुच्छेद लॉन्च हुए थे। कितने अनुच्छेद? 15 अनुच्छेद केवल लागू हुए थे। अंगीकरण में क्या हुआ? 15 अनुच्छेद लागू हुए। एक प्रश्न पूछ देता है कि संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो ये बताइए मित्रों, अगर गाड़ी हमको चलानी है तो गाड़ी पूरी तैयार हो जाएगी तब गाड़ी का टेस्ट ड्राइव होगा, कि आधे पे चला देंगे, खाली पहिया लगा के चला लेंगे? नहीं ना होगा। तो यानी 26 नवंबर को ही संविधान पूरा भी हो गया था। तो संविधान पूर्ण कब हुआ मित्रों? संविधान पूर्ण होने की तिथि क्या हो जाएगी? 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मित्रों, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 21A, जो कि किससे संबंधित है मित्रों? शिक्षा के मूल अधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिक्षा के मूल अधिकार से संबंधित है। इसमें 8 से 14 वर्ष तक के बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। यहाँ तक कि प्राइवेट विद्यालयों में भी क्या है, 25% तक RTE के अंतर्गत एडमिशन करना पड़ता है। जैसे आपने वो फिल्म देखी होगी इंग्लिश मीडियम, उसमें यही कहानी दिखाता है कि गरीब बच्चों को प्राइवेट विद्यालयों में 25% रिजर्वेशन दिया जाता है। किस कानून के अंतर्गत? शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत। और 21 अनुच्छेद से शिक्षा का अधिकार मिला है? अनुच्छेद 21A से मिला है। और यही ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछ दे शिक्षा का अधिकार अधिनियम, तो शिक्षा का पेपर में अगर पूछ दिया गया शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इसको अंग्रेजी में कहते हैं RTE, ये 2009 है। लेकिन ये लागू कब से हुआ है मित्रों? ये लागू हुआ है 1 अप्रैल 2010 से। कब से लागू है पूरे भारत में? 1 अप्रैल 2010 से। कब से लागू है? 1 अप्रैल 2010 से। क्या लागू है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ठीक है ना। तो जो प्रश्न पूछा गया है उसी से रिलेटेड पूछा जा सकता है। ये जो आगामी परीक्षा होने वाली है, अभी कुछ जो उनका बाकी है, तो उनमें प्रश्न आ सकते हैं। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान देना है। 1950 में सुप्रीम कोर्ट में अन्य न्यायाधीश कितने थे? भी प्रश्न पूछा गया था। तो कुल न्यायाधीश थे 8। तो अन्य का मतलब होता है मुख्य न्यायाधीश को छोड़ करके। तो कितने हो गए? 7। तो वर्तमान में मित्रों कितने हैं सभी न्यायाधीश? 34। अगर कह देता वर्तमान में अन्य न्यायाधीश क्या हैं, तो मुख्य वाले को छोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे? 33। कितने हो जाएंगे? 33। ठीक है ना। तो वर्तमान अन्य पूछता है तो मुख्य को छोड़ देते हैं, और सभी पूछता है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है ना। चलिए मित्रों, वर्तमान में ध्यान रखिएगा कितने न्यायाधीश हैं? 34। सती प्रथा निषेध अधिनियम में भारतीय ने प्रयास किया। किस भारतीय ने? तो सती प्रथा निषेध अधिनियम बना 1829 में। किसने बनाया? विलियम बेंटिंक ने। कहाँ लागू किया सबसे पहले? बंगाल में। तो जानते हैं किस भारतीय का इसमें प्रयास था? तो राजा राम मोहन राय का। किसका प्रयास था? राजा राम मोहन राय का। इसीलिए तो उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। क्या कहते हैं? भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत। क्या बोलते हैं राजा राम मोहन राय को? भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत। क्योंकि इन्हीं के प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ। फिर से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया 1856 में कैनिंग के द्वारा। उस समय किस महान भारतीय पुरुष का, महान भारतीय व्यक्तित्व का योगदान था? श्री ईश्वरचंद विद्यासागर का। किसका? ईश्वरचंद विद्यासागर का। इनकी एक बहुत फेमस पत्रिका है, ध्यान रखिएगा। इनकी पत्रिका का क्या नाम था? सोम प्रकाश। क्या नाम था इनकी पत्रिका का? सोम प्रकाश। किस भाषा में? तो बंगाली थे, तो किस भाषा में? बांग्ला भाषा में। किस भाषा में? बांग्ला भाषा में। लीटन ने सबसे पहले वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से यही पत्रिका प्रतिबंधित की थी। ठीक है ना मित्रों। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है राष्ट्रीय चुनाव आयोग। तो देखिए,
अनुच्छेद है तो कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है। किस अनुच्छेद से? 354 से। स्थापना कब हुआ? 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम 25 जनवरी को क्या मनाते हैं मित्रों? क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस। क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस। इसमें 3 चुनाव आयुक्त होते हैं। कितने चुनाव आयुक्त होते हैं? 3। पहले एक ही होता था। और तीनों के अधिकार और शक्तियां क्या होती हैं मित्रों? बराबर होती हैं। अधिकार क्या होते हैं? तीनों के अधिकार क्या होंगे? बराबर होंगे। तो मुख्य चुनाव आयुक्त पावरफुल कैसे होता है? जब हटाना होगा तो मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग द्वारा हटाया जाता है, जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पे राष्ट्रपति हटा देते हैं। ठीक है मित्रों। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद? 21 से। अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार क्या है मित्रों? अनुच्छेद 21। 2 मूल अधिकार कभी खत्म नहीं होते, ध्यान रखिएगा। 20 और 21 कभी निलंबित नहीं होते। अनुच्छेद 20 और 21 कभी निलंबित नहीं होते। इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे। 20 है दोहरे दंड से संरक्षण और 21 क्या है मित्रों? 21 है जीवन का अधिकार। इसको कभी समाप्त नहीं किया जाता, कभी सस्पेंड नहीं किया जाता। किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? तो पहला प्रश्न तो यही रहता है, क्या पंचायती राज पूरे भारत में लागू है? तो नहीं, कुछ राज्यों में नहीं है, जैसे नागालैंड में नहीं है। यहाँ क्षेत्रीय परिषद है, मिजोरम में भी है, मेघालय में भी यहाँ क्षेत्रीय परिषदें हैं, यहाँ पे पंचायती राज नहीं है। दिल्ली तो केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहाँ पे भी पंचायती राज लागू नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, क्या पंचायती राज पूरे भारत में लागू है? तो अगर कोई पूछे पूरे भारत में लागू है पंचायती राज, तो आप कहेंगे नहीं। क्या है? नहीं। किन राज्यों में नहीं है? नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और दिल्ली में नहीं है। राजभाषा, अब देखते हैं मित्रों, अगला क्वेश्चन पूछा गया, राजभाषा अधिनियम कब बना? 1963 में। राजभाषा अधिनियम कब बना? 1963 में। उसी के साथ साथ ये भी याद रखिएगा, राजभाषा आयोग 1955 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। इसके अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। अब यहाँ कुछ अनुच्छेद याद रखते हैं राजभाषा संबंधित। अनुच्छेद 343, 345, 120। हिंदी संघ की राजभाषा है। हिंदी संघ की राजभाषा है। यह अनुच्छेद 343 में है, 343 में है। और हिंदी राज्यों की राजकीय भाषा है। हिंदी राज्यों की राजकीय भाषा है। ठीक है ना? तो ये 345। और संसद की कार्यकारी भाषा, संसद की कार्यकारी भाषा हिंदी है। तो ये क्या है? 120। ये अनुच्छेद याद रखते हैं। ठीक है ना? राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा आयोग 1955, अध्यक्ष है बीजी खेर। और 343 में है कि हिंदी संघ की राजभाषा है। 345 में है कि हिंदी राज्यों की राजकीय भाषा या कोई भी राज्य की भाषा 345 से डिसाइड होती है। और 120 क्या है? संघ की मतलब संसद की कार्यवाही की भाषा कौन सी होगी? हिंदी होगी। क्या हो गया? अनुच्छेद 120 हो जाएगा। चलिए मित्रों, अब देखते हैं अनुच्छेद 243 में किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पंचायतों के कार्यकाल से। किससे संबंधित है मित्रों? पंचायतों के कार्यकाल से। तो जानते हैं कार्यकाल पंचायतों का होता है ना 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। पंचायतों का कार्यकाल कितना वर्ष? 5 वर्ष। किस दिन से? रिजल्ट आने के दिन से तो नहीं, शपथ ग्रहण से। शपथ ग्रहण के दिन से। शपथ ग्रहण से। तो मान लिए कोनो मन बढ़ू शपथ न ग्रहण करे, तो उसके लिए भी प्रावधान है कि शपथ ग्रहण रिजल्ट के कितने दिन के अंदर हो जाना चाहिए? रिजल्ट के 30 दिन के अंदर शपथ ग्रहण हो जाना चाहिए। अन्यथा निर्वाचन क्या मान लिया जाएगा? शपथ ग्रहण हो जाना चाहिए, अन्यथा निर्वाचन निरस्त मान लिया जाएगा। निर्वाचन क्या मान लिया जाएगा? निरस्त मान लिया जाएगा। तो यहाँ है 243 किससे संबंधित है? तो पंचायतों के कार्यकाल से। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। किस दिन से? शपथ ग्रहण के दिन से। और शपथ ग्रहण कितने दिन में हो जाना चाहिए? परिणाम आने के 30 दिन के अंदर। अब कह रहा है मित्रों, संविधान में भाग और अनुसूचियाँ, तो भाग 22 और अनुसूचियाँ, ठीक है ना, 12 और अनुच्छेद 395। 22 भाग, 12 अनुसूची और 395 अनुच्छेद और 105 संशोधन। 105 संशोधन हुए हैं अब तक संविधान में। और चाहें तो एक चीज़ और जोड़ लेंगे, 105 संशोधन लिखे
फिर इसी के साथ साथ 127 संशोधन विधेयक, 127 संशोधन विधेयक की आज तक की बात हो रही है। 12 भाग 12 अनुसूची, सॉरी 22 भाग 12 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद, 105 संशोधन और 127 संशोधन विधेयक। ठीक है ना मित्रों। अब कहता है कि अनुच्छेद 78 में क्या है, तो 78 ये कहता है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो संसद की कार्यवाही की सूचना किसे देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। अब देखिए यहाँ अनुच्छेद 74 है, राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। 75 है, राष्ट्रपति की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। 78 है, ऐसा सॉरी 75 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। 78 है, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को संसद की कार्यवाही की सूचना देंगे। तो 74 मंत्रिपरिषद, 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति और 78 प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को सूचना दिया जाना। ठीक है मित्रों। अब आगे देखते हैं, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर है, मैसूर में है। मैसूर किस राज्य में है, कर्नाटक में है। कहाँ पे है, कर्नाटक में। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पे है, मैसूर में। कहाँ पे है, कर्नाटक में। पेडागोजी क्या होता है, शिक्षण विधियों का अध्ययन, मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है बच्चों का। इसमें अगर कोई टेट वगैरह की तैयारी करता है तो देखिएगा उसका एक सब्जेक्ट होता है पेडागोजी, ये भी आया हुआ था। चलिए सर अब अगला देखते हैं, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ और 101वें संविधान संशोधन 2016 द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया। किस अनुच्छेद में, 279A में। किसमें, 279A में। और जानते हैं इसे लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा था, फ्रांस था। इसे लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा था, फ्रांस था। कह रहा है 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, 29। तो 11वीं अनुसूची क्या है सर, तो 73वां संविधान संशोधन 1993 जो किससे संबंधित है, पंचायती राज से। तो 11वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया है, पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया है 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। इसमें कुल कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। इसी के साथ साथ मित्रों याद रखेंगे कि 74वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जो नगर निकाय से संबंधित थी। किससे, नगर निकाय से संबंधित थी। और इसमें नगर निकाय में ना पंचायतों से कम विषय होते हैं, नगर निकाय में पंचायतों से कम विषय होते हैं। कितने विषय, 18 विषय। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, नगर निकाय में 18 विषय और पंचायती राज में 29 विषय। ठीक है मित्रों। आगे देखते हैं, राज्य प्रमुख को विधिक सहायता कौन देता है, यानी सलाह कौन देता है। तो देखिए केंद्र में राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है, अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी। इनका अनुच्छेद क्या होता है, 76। और राज्य में राज्यपाल को सलाह कौन देते हैं, एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता। इनका अनुच्छेद होता है 165। आपने पढ़ा होगा कि महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, वाचन कर सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। वो भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकते हैं। यानी ऐसे कहा जाता है कि भारत का प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है, महान्यायवादी। भारत का प्रथम विधिक अधिकारी कौन मित्रों, महान्यायवादी। और राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है, महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल। राज्य का कौन होता है, महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल। ठीक है मित्रों। संघीय शासन प्रणाली क्या है, नागरिकों पर 2 सरकारें काम करती हैं, केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। जैसे समझिएगा भारत क्या है, संविधान का अनुच्छेद ये कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। जैसे मान लीजिए अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपके लिए भारत सरकार भी कानून बनाती है, उत्तर प्रदेश का सरकार भी कानून बनाती है। इसी व्यवस्था को कहते हैं क्या, संघीय शासन प्रणाली। ठीक है ना। आपातकाल में क्या हो जाता है, राज्यों को कानून बनाने के अधिकार नहीं प्राप्त होते तो एकात्मक व्यवस्था हो जाती है। लेकिन सामान्य स्थितियों में क्या रहते हैं हम, संघात्मक व्यवस्था में रहते हैं। तो संघ के मतलब क्या हो जाएगा, संघीय शासन का मतलब क्या हो जाएगा कि नागरिकों के लिए कौन कानून बना सकता है, केंद्र भी और राज्य भी। जैसे कि आप यूपी के हैं तो यूपी में आप ऐसा देखते हैं आपके लिए राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। चलिए मित्रों, भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं,
तो देखिए शास्त्रीय भाषा का मतलब ये होता है, मतलब इसका कोई लिखित इस तरह से परिभाषा तो स्पेशल बनी नहीं है, लेकिन ये है कि कम से कम 2000 साल पुरानी हो। कितनी साल पुरानी भाषा हो? 2000 साल पुरानी भाषा हो, 2000 साल पुरानी भाषा हो, ठीक है ना। तो हिंदी होगी क्या? नहीं होगी। उर्दू होगी क्या? नहीं होगी। तो इस तरह से 6 भाषाएं चिन्हित की गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा, 2004 में इनकी शुरुआत हुई। पहली भाषा बनाया गया है तमिल को। हमसे अगर पूछे कोई, हम नहीं पढ़े हैं, तो तुरंत हम किसको लगाएंगे? संस्कृत को। संस्कृत दूसरी शास्त्रीय भाषा है जो 2005 में बनी। तीसरी है कन्नड़, चौथी है तेलुगु, पाँचवीं मलयालम, छठवीं है उड़िया। यानी कहने का मतलब क्या है, इसमें हिंदी शामिल नहीं है, क्योंकि इसमें वही भाषाएं रखी गई हैं जो कम से कम 2000 साल पुरानी हो, जिनका लिखित इतिहास कम से कम 2000 साल पुराना हो। भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? अगला क्वेश्चन, तो बहुदलीय। हमारे वहाँ राष्ट्रीय दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, नहीं कोई दल है तो निर्दल हैं। तो यहाँ क्या है? बहुदलीय व्यवस्था है, ठीक है ना। अमेरिका में कैसी होती है व्यवस्था? 2 दलीय। यूएसए में क्या होता है साहब? 2 दलीय व्यवस्था होती है। ब्रिटेन में क्या है? वहाँ भी 2 दलीय व्यवस्था है। सबसे दूसरे तरह की व्यवस्था चाइना में, वहाँ एक ही पार्टी की सरकार है। लेकिन हमारे वहाँ इंडिया में क्या है साहब? इंडिया में बहुदलीय व्यवस्था है, अनंत पार्टियाँ हो सकती हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। चलिए, पंचायतों का कार्यकाल कब से शुरू होता है? शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक। लेकिन बोले हैं ना अभी आपसे कि शपथ ग्रहण क्या होगा? रिजल्ट आने के 1 महीने के अंदर करा लिया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस व्यक्ति को अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। कह रहा है अगला, गोंड को जनजाति में शामिल अभी हाल ही में करने वाला राज्य कौन सा है? यूपी, ठीक है ना। हमारे वहाँ सोनभद्र, मिर्ज़ापुर ऐसे ज़िलों में ये जातियाँ पाई जाती थी, लेकिन अब कुशीनगर, संत कबीर नगर ऐसे ज़िलों में भी गोंड को शामिल किया गया है। कहाँ? जनजाति में। देवरिया, कुशीनगर, संत कबीर नगर, ठीक ना। सोनभद्र, यहाँ गोंड किस जनजाति में हो गए? किस जाति में हो गए? जनजाति में हो गए। किसमें हो गए? जनजाति में हो गए। मूल कर्तव्य किस समिति की रिपोर्ट पर जोड़े गए? तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट पर। कैसे? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, ठीक है ना। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। इसी में ध्यान रखेंगे, वन और शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। समवर्ती सूची में शामिल किया गया। और पता ये होगा आपको कि 42वें संविधान संशोधन को ही लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद से? 40। ये भी आया था, एक कई इम्तिहान में आ चुका है, सैकड़ों बार आ चुका है। किस अनुच्छेद से? 40 से। ये किसमें है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। भाग 3 में क्या वर्णित है? तो भाग 3 में मूल अधिकार वर्णित हैं। अनुच्छेद 12 से 35 कहाँ से लिए गए? यूएसए से। कितनी संख्या है? 6। शुरू में कितनी थी? 7। कौन हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। अभी कितने हैं? 6। 12 से 35। इनका रक्षक किसे कहा जाता है? मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है? संसद। रोक कौन लगा सकती है मूल अधिकारों पे? रोक कौन लगा सकता है? तो संसद, ठीक है ना। और किस पे कभी भी निलंबन नहीं हो सकता? 20 और 21 पर। 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होते हैं। 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होते हैं, क्योंकि 20 दोहरे दंड से संरक्षण से संबंधित है और 21 जीवन का अधिकार। तो ये दोनों कभी सस्पेंड या निलंबित नहीं होते, निलंबित नहीं होते, ठीक है मित्रों। चलिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 2 बार हुआ। पहली बार 1969 में 14 बैंक, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। जानते हैं ऐसे बैंक जिनकी पूंजी कितनी थी? 50 करोड़ से ज़्यादा थी, ठीक है ना। और दूसरी बार 6 बैंकों का हुआ 1980 में, जिनकी पूंजी 200 करोड़ से ज़्यादा थी, ठीक है ना। और ये दोनों काम किसने किया? इंदिरा गांधी सरकार ने। किसने किया? इंदिरा गांधी सरकार ने। राष्ट्रीयकरण समझते हैं ना?
सरकारी कर देना, निजी को क्या कर देना, सरकारी कर देना। निजी को सरकारी बनाना क्या कहा जाता है, राष्ट्रीयकरण। और सरकारी को निजी बनाना क्या कहा जाता है, उदारीकरण। क्या कहा जाता है, उदारीकरण। आपके परीक्षा में आता है कि उदारीकरण की शुरुआत कब हुई, तो उदारीकरण की शुरुआत 1991 में हुई थी, जब पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। अनुच्छेद 53 में क्या वर्णित है, केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। तो केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, और राज्य का अगर आपसे कोई कह दे तो कौन हो जाएगा मित्रों, राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार में पंचायती राज विकास मंत्री कौन है, तो श्री गिरिराज सिंह जी हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं। ठीक है ना, ये भी प्रश्न आ चुका आया है। सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ, भारत पाकिस्तान 1960 में हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच। इसमें मध्यस्थ था कौन साहब, विश्व बैंक, IBRD या विश्व बैंक इसमें मध्यस्थ था। शर्तें क्या हैं, जो पश्चिम में बहने वाली नदियां हैं सिंधु, झेलम और चेनाब, उनके 80% जल का उपभोग कौन करेगा, पाकिस्तान, और 20% जल का उपभोग भारत करेगा। लेकिन जो पूर्वी नदियां हैं ब्यास, रावी और सतलुज, इनका 20% जल पाकिस्तान उपभोग करेगा और 80% भारत उपभोग करेगा। यही अंतर है, पश्चिम वाले का 80% पाकिस्तान यूज करेगा और 20% हम करेंगे, और पूरब वाली 3 नदियों का 80% हम करेंगे, जबकि 20% कौन करेगा, पाकिस्तान करेगा। ये सिंधु नदी जल समझौता 1960। चलिए मित्रों, सुगौली संधि इसी के साथ देख लीजिएगा, हालांकि आया नहीं लेकिन आ सकता है। सुगौली संधि 1816, भारत और नेपाल के बीच सीमा निर्धारण इसी से हुआ है। भारत और नेपाल के बीच सीमा निर्धारण इसी से हुआ है। लेकिन जब 2021 में नेपाल ने अपनी जनगणना की, तो उन्होंने उत्तराखंड के कुछ हिस्सों, जैसे लिपुलेख दर्रे का नाम आपने सुना होगा, जिससे मानसरोवर की यात्रा होती है, उसको अपनी जनगणना में गिन लिया है। उनका कहना है कि अगर ऐसा नहीं है तो 1816 की संधि का उल्लंघन है। तो ध्यान रखिएगा, सुगौली संधि क्या है, भारत और नेपाल की सीमा, भारत और नेपाल के बीच में हुआ, और इसी के द्वारा भारत और नेपाल के बीच की सीमा का निर्धारण किया गया है। कलकत्ता नगर निगम की स्थापना 1876 में की गई। सबसे पुराना नगर निगम, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला नगर निगम मद्रास है, जो 1688 में बना था। कब बना था मित्रों, 1688 में। संसद की कार्यवाही का लाइव ऐप बनाया गया है, यानी कार्यवाही आप डायरेक्ट देख सकते हैं, कार्यवाही लाइव देख सकेंगे। क्या करेंगे, देख सकेंगे, किस पे, ऐप के माध्यम से। ऐप के माध्यम से किस पर, मोबाइल पर। इसका नाम दिया गया है डिजिटल संसद ऐप। ये भी प्रश्न आया था, डिजिटल संसद ऐप। फिर देखिए मित्रों, निर्वाचन आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद से हुई, 324। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ, तो देखिए मित्रों, केवल एक बार हुआ है। कब हुआ, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, अखंडता, पंथनिरपेक्ष और समाजवाद। कौन कौन से शब्द जोड़े गए, अखंडता, पंथनिरपेक्ष और समाजवाद। ठीक है मित्रों, केवल एक बार हुआ है। कितनी बार, एक बार। ध्यान रखेंगे कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो अगर प्रश्न पूछे कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना या उद्देशिका। लेकिन प्रश्न अगर बदल के पूछ दे कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा, तो अनुच्छेद 32 के संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को कहा। ठीक है मित्रों, अब देखते हैं, एक प्रश्न आया था अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, तो 18 दिसंबर। तो इसी के साथ साथ याद रखिएगा, मानवाधिकार दिवस कब होता है, 10 दिसंबर। और इसी के साथ साथ ये भी याद रखिएगा, भारत में मानवाधिकार आयोग कब बना, मानवाधिकार आयोग कब बना, 1993 में। पहले अध्यक्ष थे इसके श्री रंगनाथ मिश्र। कौन थे, रंगनाथ मिश्र। ये सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश होते थे। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, कितने से कम जनसंख्या पर त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान नहीं है, तो 20 लाख से कम जनसंख्या पे। तो प्रश्न ऐसे पूछा था, अनुच्छेद 243B में क्या वर्णित है, इसमें यह वर्णित किया गया था कि 1971 में जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम थी, वहाँ त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा मित्रों, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत
ग्राम पंचायत में गांव के सभी लोग शामिल होते हैं। कौन लोग? सभी लोग शामिल होते हैं। लेकिन मित्रों ग्राम सभा में केवल 18 की आयु पूरा कर चुके लोग शामिल होते हैं। ठीक है ना। तो अगर कहे कि शासन की सबसे छोटी इकाई तो ग्राम पंचायत, लेकिन चुनाव में कौन भाग लेता है? तो ग्राम सभा। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि फैक्ट्री अधिनियम कानून 1948 में बना था। कब तक, अब तक कुल संशोधन कितने हुए हैं? 1949 में हुआ, 1951 में, 1954 में, 1970 में, 1976 में, 1987 में। कठिन क्वेश्चन था, यहाँ ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश काल में भी बना था। ब्रिटिश काल में फैक्ट्री अधिनियम 1881 में लीटन ने बनवाया था। किसने बनवाया था? रिपन ने। किसने बनवाया? लॉर्ड रिपन ने। किसने बनवाया मित्रों? रिपन ने, जिनको हम सज्जन रिपन कहते हैं। किसने बनवाया? रिपन ने। ठीक है मित्रों, तो 25 अगस्त तक जो पेपर हुए थे उन जिनमें संविधान का जो हिस्सा आया हुआ था, ये पूरा आपके साथ डिस्कस कर दिया गया। उम्मीद है कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब इसमें अगला पार्ट फिर हम ऐसे सब्जेक्ट वाइज लेके आएंगे। साइंस का डिस्कस करेंगे, करेंट का डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक्स का डिस्कस करेंगे। तो अगला पार्ट मित्रों ये हम जल्दी ही लेकर के आएंगे। धन्यवाद।